नमस्कार सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीजीटी के एग्जाम होने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इस यूट्यूब चैनल पे यूपी पीजीटी स्पेशल सीरीज प्रारंभ की गई है। इसमें हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और यूपी में और भी जो भी एग्जाम हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं। अब तक कुल 18 वीडियो एनालिसिस हमने करा दिया है। ये 19वां क्लास है। यदि आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अधिकांश आंसर जो है ये आयोग द्वारा आंसर हैं, और साथ ही साथ कहीं पे भी डाउट है तो मैं उसको बता देता हूँ कि आयोग ये आंसर दिया था, जबकि ये आंसर हो सकता है। इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, उभय लिंगीय समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए। सॉरी दोस्तों, अभी हमारा वो हाँ। तो उभय लिंगीय समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार है। उभय लिंगीय समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार होगा। विकल्प में है लैंगिक पहचान, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, संयोगवश। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और इसके आंसर लिखते रहिएगा आप लोग, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो यूपी पीजीटी में तो बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आप लोगों को तो यह भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आप लोगों को बता दूं, जब यूपी पीजीटी का एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं केवल पीजीटी में पूछे गए प्रश्नों का विस्तृत क्लास एक एक पेपर का लाऊंगा। एक एक दिन में 20 20 25 25 करके तो उसको करा दूंगा आप लोगों को। तो इसमें जो है उभयलिंगीय समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार होगा। तो यह है लैंगिक पहचान। वर्तमान समय में जो है लैंगिक पहचान से संबंधित उभयलिंगी समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का आधार होता है। अब ये लैंगिक पहचान क्या होता है? तो लैंगिक पहचान के बारे में बात करेंगे तो यह लिंग के आधार पर जो सामाजिक भूमिका निर्धारित की जाती है। लिख लीजिएगा, लैंगिक पहचान मतलब लिंग के आधार पर जो सामाजिक भूमिका निर्धारित की जाती है उसे लैंगिक पहचान के नाम से जाना जाता है। तो लिंग के आधार पर जो सामाजिक भूमिका निर्धारित की जाती है उसे लैंगिक पहचान के नाम से जाना है। अर्जित परिस्थिति तो आप लोग जानते ही होंगे, यह औद्योगिक समाज की विशेषता है, जिसमें क्या है व्यक्ति योग्यता और क्षमता, इसमें क्या होता है योग्यता और क्षमता के आधार पर सॉरी दोस्तों, मेरा पेन काम करना बंद कर दिया है। तो ये है यहाँ पे योग्यता और क्षमता। योग्यता और क्षमता से जो पद प्राप्त किए जाते हैं उसे हम अर्जित परिस्थिति के नाम से जानते हैं। प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जो हमें बिना प्रयत्न के, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो पद हस्तांतरित होते हैं वो प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आता है। संयोगवश की बात करेंगे तो वो जो हमको संयोग से जो मिल जाता है वो संयोगवश के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से उभयलिंगी समाज में सामाजिक भूमिका निर्देश करता है, जो हो जाएगा क्या
लैंगिक पहचान के नाम से जाना जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा तर्क वाला है, आप लोग देखिएगा। उत्तर भारत में थारू एवं खासी जनजातियों द्वारा हिंदू जाति के नामों को ग्रहण करना, पवित्र जनेऊ पहनना और स्थानीय राजपूतों एवं ब्राह्मणों के साथ संबंध स्थापित करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है, संस्कृतिकरण कहलाता है, जातीयकरण या संयोग, सॉरी सहयोग। तो आप लोगों ने सुना होगा एम एन श्रीनिवास, एम एन श्रीनिवास का नाम सुना होगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा दिया, इंग्लिश में संस्कृताइजेशन लिखा जाता है, और उसमें उन्होंने बताया कि जब किसी निम्न जाति या जनजातियों द्वारा किसी द्विज जाति की जो है व्यवहारों को अपनाया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है एम एन श्रीनिवास की अवधारणा है संस्कृतिकरण, और इसमें जो है अपने से उच्च लोगों के व्यवहारों को अपनाने के लिए उन्होंने क्या कहा था? संस्कृतिकरण। इंग्लिश में संस्कृतिकरण के लिए कल्चराइजेशन का प्रयोग नहीं होता है, आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। संस्कृताइजेशन लिखा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में संस्कृतिकरण प्रयोग किए थे एम एन श्रीनिवास महोदय ने। इसमें होता क्या है? दलित जातियां या निम्न जातियां अपने से उच्च प्रायः द्विज जातियों का क्या किया जाता है? व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है? नामों को ग्रहण करना, पवित्र जनेऊ पहनना, स्थानीय राजपूत और ब्राह्मणों के साथ संबंध स्थापित करना, तो ये सब क्या हो जाएंगे? संस्कृतिकरण के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, किसका कथन है समाज शास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है? उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है, किसने कहा है? अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुखी, हर्बर्ट स्पेंसर, लेक्सी ब्राउन। तो आप लोग जानते होंगे उद्विकासवादी समाजशास्त्री, जिसमें से जो है कांट भी रहे हैं और दुर्खिम भी रहे हैं, स्पेंसर रहे हैं, ब्राउन जो है ये जो है उद्विकासवादी नहीं है। तो ये तो पहले से निकल जाए, ये ब्राउन जो है कार्यवादी हैं। अब उद्विकासवाद में जो है समाजशास्त्र के जटिल स्वरूपों का जो अध्ययन करता है, यह जो है कहा है आपके, किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा है। इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है समाज के सावयव से तुलना की है। समाज की तुलना सावयव, सावयव मतलब होता है मानव शरीर, यानी इन्होंने कहा कि समाज का उद्विकास मानव शरीर का जिस प्रकार से उद्विकास होता है उसी प्रकार से होता है। तो जैसे गर्भावस्था में शिशु के पहले एक कोशिकी से होते हुए जो है विभिन्न अंग विकसित होते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि समाज के भी विभिन्न अंग पहले क्या है, इतने विकसित नहीं हुए रहते हैं। सभी समाज के अंग एक ही में मिले होते हैं। धीरे धीरे अंगों का विकास होता है, नातेदारी, परिवार, विवाह, शैक्षिक संस्थाएं आती हैं। तो यह पहले प्रारंभ में एक दूसरे से मिले रहते थे, धीरे धीरे जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, तो इसी प्रकार से समाजशास्त्र इसी उद्विकास का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा जो है स्पेंसर महोदय ने बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक सापेक्षवाद को रेखांकित करता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद को कौन सा रेखांकित करता है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद हर्स्कोविट महोदय ने हर्स्कोविट महोदय ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद का उदाहरण दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी संस्कृति उच्च या निम्न नहीं होती है, सब अपने परिवेश, अपने पर्यावरण
के अनुसार उनकी तुलना करनी चाहिए। किसी संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृति से नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि संस्कृतियां कोई उच्च और निम्न नहीं होती हैं, सही क्या होती हैं, अपने आदर्श रूप में होती हैं, उस स्थानीय परिवेश के अनुसार सबसे अच्छी होती हैं। इसलिए यह सार्वभौमिकतावाद, प्रसंगवाद, सांस्कृतिक अभिसरण, ये विकल्प है सांस्कृतिक सामंतवाद। ये जो होगा, उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद जो होता है वो प्रसंगवाद होता है, यानी कि जिस परिवेश और जिस वातावरण में उस संस्कृति का विकास हुआ है, उसका उसी के साथ क्या करना चाहिए, उसी प्रसंग में उसकी व्याख्या होनी चाहिए, न कि दूसरे संस्कृति से उसकी तुलना की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र समाज का समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। समाजशास्त्र की परिभाषा ये लिखी हुई है कि समाजशास्त्र समाज का समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। यह परिभाषा किसकी है? गिलिन एवं गिलिन, टी अबिल, इमाइल दुर्खिम, गिडेंस। तो दोस्तों ऐसी परिभाषाएं पीटी में पूछी जाती हैं, तो आप लोग इस परिभाषाओं को विशेष रूप से लिख लीजिएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, समाज की समग्र इकाई करिएगा, छोटी सी पूरी परिभाषा याद न कीजिएगा। तो समग्र इकाई के रूप में किसने बात किया है? तो इन्होंने एंथोनी गिडिंस महोदय ने इसको कहा है कि समाजशास्त्र समाज का समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसी परिभाषाओं को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ के देखिएगा कि इसमें क्या विशेष है। तो इन्होंने समग्र इकाई के रूप में व्याख्या किया है, तो गिडिंस महोदय आ जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मात्र सत्तात्मक समाजों में, नीचे कुछ मात्र सत्तात्मक समाज के नाम लिखे हुए हैं, में से कौन जाति व्यवस्था से जुड़ा है? किस मात्र सत्तात्मक व्यवस्था में जाति व्यवस्था पाई जाती है? विकल्प में है जौनसर बाबर के खस जनजाति में, मालाबार के नायर जनजातियों में, बिहार के खासी जनजातियों में, या उपरोक्त में से सभी में। तो जो है ऐसी मात्र ये सभी जनजातियां, जैसे खस जनजाति, नायर जनजाति और खासी जनजाति, तीनों जनजातियां क्या है, मात्र सत्तात्मक हैं। तो मात्र सत्तात्मक समाज में किस जनजाति में? तो यह जो है मालाबार के नायर जनजाति जो मात्र सत्तात्मक भी है, और साथ साथ इसमें क्या पाई जाती है, जाति व्यवस्था भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से डी विकल्प हो जाएगा, सही जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, मानव और समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच, तैरती हुई बत्ती और गहरे तल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान के महज अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती रहती है। यह किसने कहा है? बहुत बड़ा सा कोटेशन है, आप लोग बहुत कोटेशन को याद न कीजिएगा, यहाँ केवल यह ध्यान रखिएगा, तैरती हुई बत्ती और गहरे तल के समान जहां भी शब्द का प्रयोग आ जाए, तो अभी मैं बता दूंगा किसकी ये परिभाषा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैकआइवर पेज नहीं, ये इनकी परिभाषा नहीं है, वेबर की भी नहीं है, सी कोड और बुकमैन की भी नहीं है, ये राधा कवल मुखर्जी ने जो है यह तेल और बत्ती से इसकी तुलना की है। मानव और समाज की तुलना किससे? तैरती हुई बत्ती और गहरे तल के बीच से तुलना की है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉमस हार्डी की व्याख्यात पंक्ति, जीवन एक रंगमंच है, किसने किसका पक्ति है? ये थॉमस हार्डी की। जहां कष्टों के सामान्य नाटक में प्रसन्नता एक संयोगिता घटना है, सर्वाधिक प्रासंगिक है। ये जो इन्होंने ये इनकी पक्ति है, ये क्या है? निराशावादी दृष्टिकोण है, या आशावादी दृष्टिकोण से, या प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से, या सुधारात्मक दृष्टिकोण से? जीवन को किस दृष्टिकोण से इसमें व्याख्या किया गया है? तो थॉमस हार्डी की यह जो
पक्ति है, यह जो है जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण से संबंधित पक्ति है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही है। यहाँ देखिएगा क्या लिखा है, रंगमंच कष्टों के सामान्य नाटक, यानी यहाँ पे जो है यह रंगमंच क्या है, कष्टों के सामान्य है, यानी कि यह निराशावादी दृष्टिकोण को प्रकट कर रहा है। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, एम एन श्रीनिवास, अभी मैंने इनके बारे में चर्चा भी किया कि एम एन श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन्याश्रितता को इस प्रकार से कहा है, कौन सा, एकता, ऊर्ध्वाधर एकता, क्षैतिज एकता, अखंडता या पारस्परिकता। तो आप लोग, अभी मैंने बताया इसमें कि एम एन श्रीनिवास महोदय ने इसकी बात करते हैं संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण की चर्चा करते हैं। इसमें ही उन्होंने बताया कि जैसे निम्न जातियां होती हैं, जनजातियां अपने से उच्च जातियां या द्विज जातियों का क्या करती हैं, अनुकरण करती हैं। द्विज जातियों का क्या करती हैं, अनुकरण करती हैं। इसमें क्या होता है, वह जाति जो अपने से उच्च जाति का अनुकरण कर रही है, दो तीन दिनों के बाद होती है, उसकी पोजिशनल चेंज हो जाती है, उसकी परिस्थिति में जातिगत कोई परिवर्तन नहीं है, उस जाति का जिसने अनुकरण किया है वो पोजीशन में क्या होता है, अपनी जातियों से उच्च पोजीशन में पहुंच जाता है। तब इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर एकता, यानी कि वह क्या होता है, अपनी परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर जाना, क्षैतिज मतलब उसी के समान, ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे हैं ऐसे ऊपर हो जाना, और क्षैतिज का मतलब कि एक स्थान से केवल स्थान परिवर्तन होता है, उनकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, परिवर्तन जो होता है उसकी परिस्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है, स्थान परिवर्तन हो चाहे ना हो, परिस्थिति परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से संस्कृतिकरण जो है यह जातियों को अन्योन्याश्रितता के अंतर्गत आता है, और यह जो है ऊर्ध्वाधर प्रकार की क्या होती है, एकता के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा विकल्प ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सामाजिक संरचना के विषय में विवादास्पद है। सामाजिक संरचना की यहाँ पे क्या लिखी हुई है, अब इसमें से कह रहा है कि कौन इसमें विवादास्पद है, मतलब कि गलत है सामाजिक संरचना के बारे में। सभी सामाजिक संरचना बदलती है, तो यह ध्यान रखिएगा कि सभी सामाजिक संरचना बदलती है, यह बात सही है। अब दूसरा लिखा हुआ है कुछ सामाजिक संरचना बदलती हैं, यह भी बात सही है कि जब सभी बदलती हैं तो उसमें से कुछ भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, तो कुछ सामाजिक संरचना बदलती हैं, यह भी सही है। सामाजिक संरचना व्यक्तियों के व्यवहार पर निश्चित दबाव डालकर उनकी स्वतंत्रता को क्या कर देती हैं, सीमित कर देती हैं, तो यह गलत है। सामाजिक संरचना जो है व्यक्तियों के व्यवहार पर निश्चित दबाव डालकर उनकी स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती हैं, तो इस प्रकार से यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये विवादास्पद है, यह क्या है, यह कोटेशन जो है विवादास्पद होगा। सामाजिक संरचना सामाजिक समूहों या संगठनों को अस्थायी गुण प्रदान करती है, यह सही है कि सामाजिक संरचना जो है सामाजिक समूहों को और संगठनों को अस्थायी गुण प्रदान करती हैं, यह सही है। तो ये तीन विकल्प सही है। सी विकल्प जो है यह विवादास्पद है, कथन लग रहा है, तो इस प्रकार से यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। सिद्धांत एक ऐसा खुला चेक है, सिद्धांत एक ऐसा खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ लेने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह किस लेखक का कथन है, ये के संदर्भ में कथन है, उन्होंने किस विद्वान ने लिखा है, विद्वान का नाम है लुंडवर्थ, जी.एस. होम्स, पी. लुईस या पी.एस. तो किस विद्वान का यह कथन है कि सिद्धांत एक ऐसा खुला चेक है
जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ लेने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो यह कोटेशन जो है टी एस कोहन का है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक शोध से बनने वाले प्रश्नों में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्धांत एक खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य उसके लाभ लेने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया है? ये शायद पिछली किसी वीडियो में भी आया है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या है ये। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का है गुरनार मिर्डल, पीटरिम सोरोकिन, ये इसका ना होता है पीटरिम सोरोकिन लिखा जाता है, अगस्त काम्ट, रेमंड फर्क। तो सामाजिक संगठन प्रत्यय, इतना कोटेशन ही आप लोग ले लीजिएगा। तो इसका जो है समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे द्वारा प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व क्या है? निम्नलिखित में से सही तत्वों का चयन कीजिए। सी राइट मिल्स, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं, प्रौद्योगिकी, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं, आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक संरचनाएं, प्रौद्योगिकी, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं। तो ये जो है सी राइट मिल्स द्वारा जो है सत्ता के संदर्भ में आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाओं की बात की गई थी। सॉरी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो है आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं, यानी सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आर्थिक, तो इन्होंने जो है आर्थिक, व्यवसायिक और सेना और सरकार की बात करते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं सी राइट मिल्स की, द पावर इलिट करके इनकी पुस्तक आई थी। पावर इलीट करके इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने सत्ता के 3 आयाम बताए हैं कि सत्ता के 3 आयाम हैं। एक क्या है, आर्थिक, आर्थिक कर अंतर्गत इन्होंने व्यवसाय को रखा है, सैन्य यानी सेना को इनमें रखा है, और जो है राजनीतिक सत्ता, 3 प्रकार की सत्ताओं की चर्चा ये करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक द्वितीयक समूह की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द्वितीयक समूह के क्या महत्व भूमिका निभाती है? समाज में द्वितीयक समूह क्या भूमिका निभाते हैं? रोजगार, युवकों का विवाह कराने में, ये गलत है, रोजगार युवकों का विवाह कराने में। दूसरा है व्यवसायिक हितों के संवर्धन में, समाज में अस्थायित्व लाने में, सांस्कृतिक समूह को संगठित करने में। तो जो है व्यवसायिक हितों के संवर्धन में द्वितीयक समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष का प्रकारवादी, ये इसी पुस्तक में जो है इसके विचार है। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो आप लोग जानते होंगे कि संघर्ष से भी समाज में प्रकार्य होता है, ये किस विद्वान ने कहा है? तो आप लोग आसानी से इसको कर जाएंगे। विकल्प में है कोजर, राल्फ डेहरंडा, कॉलिन अल्थुजर। तो ये संघर्ष के प्रकारवादी हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखा है। यानी ये क्या है, सामाजिक संघर्ष से समाज में क्या होता है, प्रकार्यात्मक भूमिका निभाई जाती है।
तो ये जो है लेविस कोचर महोदय की पुस्तक है, इसलिए इन्हें संघर्ष का प्रकारवादी कहा जाता है। इन्होंने बताया था कि जब समाज में संघर्ष होता है तो समाज के जिन समूहों में क्या होता है, संगठन उत्पन्न होता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये गांव का या एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से जब युद्ध होता है तो राजनीतिक पार्टियां जो है या देश के सभी संगठन क्या है, मिल करके अपने देश का सहयोग करते हैं। तो यानी कि संघर्ष भी कभी कभी क्या होता है, प्रकार्यात्मक होता है। ऐसी बात करने वाले जो हैं कोजर महोदय हैं, उनकी पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कंट्रैक्ट। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्रीय बिंदु निम्न में से कौन सा है? कार्ल मार्क्स महोदय ने सामाजिक परिवर्तन की बात कहते हैं और सामाजिक परिवर्तन में इन्होंने केंद्रीय बिंदु रूप में क्या रखा हुआ है? उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियां, संबंध या वर्ग चेतना। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा कि उत्पादन, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी उत्पादन की शक्तियां, इंग्लिश भी आप लोग देख लीजिएगा, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। उत्पादन की शक्तियां ही जो है परिवर्तन का मुख्य कारण होती हैं। जैसे उत्पादन की शक्तियां होंगी, इन दोनों को किससे मिलकर बनी हुई है? तो उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध से निर्धारित होते हैं, उत्पादन शक्तियों से। और इसके बाद जो है बाद में यह कहते हैं कि वर्ग चेतना आती है, वर्ग चेतना से जो है संघर्ष का जन्म होगा, ऐसी कल्पना जो है, वर्ग चेतना की वजह से संघर्ष का जन्म होगा, ऐसी कल्पना जो कार्ल मार्क्स महोदय करते हैं। तो उत्पादन शक्तियां सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की वजह से क्या होते हैं, व्यक्ति के समाज में जो है संबंध और साधन निर्धारित होते हैं। और इसी प्रकार से जिस प्रकार के संबंध और साधन होंगे उसी प्रकार के क्या होंगे, समाज में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, गॉफमैन ने किस पुस्तक में अभिनय शास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया है? गॉफमैन जो नाटककारिता का सिद्धांत है उसे अभिनय शास्त्री सिद्धांत भी कहा जाता है। किस पुस्तक में किया है यह व्याख्या? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टिग्मा, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, रिलेशंस इन पब्लिक। तो अभिनय शास्त्री सिद्धांत, जिसे नाटककारिता का सिद्धांत भी कहा जाता है, गॉफमैन की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इसी पुस्तक में इन्होंने नाटककारिता का सिद्धांत या अभिनय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि बात करें गॉफमैन महोदय की, तो गॉफमैन है समाजशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं। इनकी एक इंटरेक्शन रिचुअल की बात ये करते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, विश्वास है, विश्वास किसे कहा जाता है? तो आदिवासी ज्ञान को, परीक्षित अनुभवात्मक ज्ञान को, न सच और न झूठ को, व्यवहारिक ज्ञान को, किसको विश्वास कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिए, जो न सच होगा न झूठ होगा उसको तो विश्वास कहा ही नहीं जा सकता। तो केवल आदिवासी ज्ञान को विश्वास यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान ज्ञान में भी बहुत सी चीजें विश्वास होती है। तो ऐसे विचार जिसका हम अनुभव करते हैं और जिसका हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं विज्ञान में, उसे क्या माना जाता है, विश्वास कहा जाता है।
कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे अनुभव जो हमारे जीवन में रहे हैं और जिसका हम परीक्षण कर सकते हैं, यही क्या कहलाता है, विश्वास कहलाता है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकता की अवधारणा किन विचारों विचारों से संबंधित है। निराशावादी इस आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकता, यानी उत्तर आधुनिकता के निराशावादी आलोचक कौन रहे हैं। विकल्प में है जेमिन्सन एवं बोडिलार्ड, लियोटार्ड एवं डेरिडा, गिडेंस एवं स्मिथ, हैबरमास एवं केसल। तो निराशावादी उत्तर आधुनिकता का निराशावादी विचार जो है फ्रेडरिक जेमिन्सन और बोडिलार्ड महोदय द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोडिलार्ड और में बात करें तो उन्होंने उत्तर आधुनिक को निराशावादी दृष्टिकोण से देखा है। इसको इन्होंने बोडिलार्ड महोदय ने, अभी मैंने कल वाली पिछली वाली क्लास में बताया था, यह जो है इस समाज को उपभोक्ता समाज कहते हैं। उपभोक्ता समाज कहते हैं, इसे आहत समाज कहते हैं। क्या कहते हैं, आहत समाज। ये आहत समाज क्या हो जाएगा, ये निराशावादी हो गया एकदम। उसी का जो है फ्रेडरिक जेमिन्सन की बात करेंगे तो उन्होंने इसको कहा है विलंबित पूंजीवाद के नाम से बुलाया है। कौन सा, विलंबित पूंजीवाद, लेट कैपिटलिज्म। विलंबित पूंजीवाद की बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों विचारक जो है उत्तर आधुनिकता के निराशावादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसे प्रश्न फंसाते हैं कि सामाजिक तथ्य नहीं है। तो सामाजिक तथ्य की बात जो है इमाइल दुर्खी महोदय ने किया है। इमाइल दुर्खी महोदय ने सामाजिक तथ्य की बात करते हैं और किसको उन्होंने सामाजिक तथ्य माना है। जो अमूर्त होता है वो भी सामाजिक तथ्य है, मूर्त है या कानाफूसी, ये तीनों चीजें क्या हैं, सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आती हैं। जो चीजें अज्ञात हैं वो सामाजिक तथ्य नहीं है, ऐसा जो है इमाइल दुर्खी महोदय ने कहा है। इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट आज ही पूर्ण होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और मैं आपसे यह बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं यूपी पीजीटी के सभी पेपर को सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को एग्जाम से पहले। अभी मैं पेपर को तैयार कर रहा हूं, तो आप लोगों को पेपर से पहले इसे सॉल्व करा दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर पढ़ाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।